Hello, good morning everyone. Myself, Dr. Vasudha Umate. I am a PG scholar in the Department of Rog Nidhan and Vikruti Vignan from Sri Ayurved Mahavidyalaya, Nagpur. Today we are going to discuss about some tips and tricks for the entrance exam, that is All India Ayush PG entrance test. So let's start the today's session. जब भी आप पीजी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं या फिर उसके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, तब बहुत सारे क्वेरीज आपके माइंड में आते हैं, जैसे कि कब स्टार्ट करना है, क्लासेस कहाँ पे लगाना है, क्या पढ़ना है, अगर कुछ क्वेरी है तो किसके साथ डिस्कस करना है, या फिर किसका गाइडेंस लेना है, और कैसे आप पढ़ाई करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, ये सारे डाउट्स आपके माइंड में बट ऑब्वियस है कि ये आना ही है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि ये जो आपके सारे क्वेरीज है, ये जो सारे क्वेश्चंस है, इसके बारे में हम सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आता है कि वाई। पीजी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपका पर्पस जो है कि आपको पीजी क्यों करना है, जैसे व्हाई डू यू वांट टू क्रैक दिस एंट्रेंस टेस्ट, ये आपका पर्पस सेट होना चाहिए। आपका जो गोल है, हर किसी का पर्पस अलग अलग रहता है। जैसे किसी को एकेडमिक्स में जाना है, या फिर किसी को रिसर्च में अपना करियर करना है, किसी को प्रैक्टिस में स्पेशलाइजेशन करना है। तो इन सारी चीज़ों का आपका जो एम है वो आपका फोकस होना चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि जब तक आपका गोल एक फिक्स नहीं रहेगा, आप आपका 100% उसमें नहीं दे पाएंगे। इनपुट इनपुट जो है वो आप अपने सारे एफर्ट्स उसमें डालेंगे, तभी आपका वो जो गोल है वो आप अचीव कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको पीजी एंट्रेंस क्यों क्रैक करना है, आपको पीजी में एडमिशन क्यों लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि व्हाट शुड बी योर प्रोसेस, मतलब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, या फिर क्या क्या पढ़ना है, क्लासेस है, या फिर प्रिपरेशन की जो कुछ भी प्रोसीजर है वो कैसे करनी है। तो सबसे पहले ये आता है कि यू शुड नो योर एग्जामिनेशन, दैट इज AIPGET का जो पैटर्न है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि AIPGET जो है वो लास्ट 3 to 4 ईयर से स्टार्ट हुआ है। उससे पहले जो था वो स्टेट वाइज अलग अलग एग्जाम्स होती थी, या फिर इंस्टीट्यूशन वाइज अलग अलग एग्जाम्स होती थी। वो पैटर्न थोड़ा अलग था। अभी का जो है ऑल इंडिया एंट्रेंस का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या रहता है कि MCQ बेस्ड आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें से अगर आपका करेक्ट आंसर होता है तो आपको +1 मार्क मिलेगा, ओके, या एडिशन होते जाएगा। लेकिन अगर आपका रॉन्ग आंसर होता है तो 0.25 मार्क्स निगेटिव मार्किंग में आपके चले जाएंगे। मतलब आपका जो टोटल स्कोर है, इसमें से हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स आपके माइनस होते जाएंगे। निगेटिव मार्किंग का आपके दिमाग में क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं भी आ रहा है तो मतलब ब्लफ मार के आप उसको सॉल्व कर रहे हो, सारे के सारे अटेम्प्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जितना आप श्योर है उतने ही आपको सॉल्व करने, इसलिए निगेटिव मार्किंग का ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। इसमें आपको 90 मिनट्स का टाइम पीरियड मिलता है। 100 क्वेश्चन है और 90 मिनट का टाइम पीरियड है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। ये पहले दिन से आप सेट कर लो कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। आपको 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, कितने क्वेश्चंस को कितना टाइम आपको देना है, यह आपका प्लान होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है सिलेबस। सिलेबस जो है वो जो हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट ईयर से लेके यूजी फर्स्ट ईयर से लेके यूजी फाइनल ईयर तक के सारे सब्जेक्ट्स जो है इसमें इंक्लूड है। जैसे अभी रिसेंटली इसमें आपके सब्जेक्ट जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी जो इंक्लूड हुआ है वो भी इसमें आता है। तो आपको सिलेबस जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कौन सी संहिताज है, उसकी टीकाएँ है, फिर जो निघंटु है, लघुत्रयी, बृहत्रयी, बाकी की जो संहिता है, रिसेंट संहिता, वो सारी आपको पढ़नी है। संस्कृत भी पढ़ना है, मॉडर्न का भी पोर्शन आपको पढ़ना है, रिसर्च भी पढ़ना है। तो आपको सिलेबस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे प्राइमरी पॉइंट्स है जो आपको प्रिपरेशन करने से पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि स्टडी मटेरियल। आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि किस में से पढ़ा जाए, कौन सी बुक्स रेफर की जाए।
तो अगर आप क्लासेस लगाते हो तो वो आपको नोट्स अलग से प्रोवाइड करेंगे ही, वो हर एक क्लासेस वाले देते ही हैं नोट्स हो, या फिर वो जो पढ़ाते हैं तो आप खुद के नोट्स निकालते हो, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स उसमें स्किप हो सकते हैं। तो जो कुछ 3-4 गाइड बुक्स है वो हम रिकमेंड करते हैं कि आप ज़रूर पढ़ें। जैसे फर्स्ट आता है कि आयुर्वेद संग्रह, आपके सारे सीनियर्स ने आपको यही रिकमेंड किया होगा कि जो डॉक्टर गोविंद पारिक सर की बुक है आयुर्वेद संग्रह, वो सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स के लिए ये बुक मैंडेटरी है। उसके बाद है कि आयुर्वेद समुच्चय, डॉक्टर संजय पाटिल सर की ये बुक है, ये भी अभी रिसेंट ईयर्स में पब्लिश हुई है। उसके बाद थर्ड आता है ग्लोबल आयुर्वेदा, ये तीन दो 2-3 साल के पहले ये बुक पब्लिश हुई थी, डॉक्टर टवलारे सर और उनकी टीम के द्वारा ये पब्लिश की गई। हम अभी एक एक बुक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट आता है आयुर्वेद संग्रह। जैसा कि मैंने कहा डॉक्टर गोविंद पारिक सर की ये बुक है, आपने देखी भी होगी कि ये किस प्रकार दिखती है, आपने बहुत बारी अपने आपके सीनियर्स के पास ये बुक देखी होगी। अभी हम देखेंगे कि इसके हाइलाइट्स क्या है, मतलब ये बुक क्यों पढ़नी है या फिर उसके प्लस पॉइंट्स क्या क्या है। तो फर्स्ट इसमें आता है कि इसमें मस्ट नो पोर्शन जो है वो सारा कवर किया गया है, मतलब एग्जाम के लिए जो भी मस्ट नो पार्ट है आपको ये पता होना ही चाहिए, प्राइमरी लेवल का, लेवल 1 जिसको हम बोलते हैं, ये सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। इसमें हाइल्ड एरियाज जो है वो फर्स्ट 80 पेजेस में आपको कंपेरेटिव स्टडी मिलेगी, मतलब एक ही टॉपिक जिसको अलग अलग संहिता में क्या बताया गया है उसके बारे में, उसका आपको कंपेरेटिव चार्ट्स या फिर टेबल्स मिलेंगे, उसका स्टडी मिलेगा। तो ये जो कंपेरेटिव पेजेस है फर्स्ट 80 पेजेस, ये आपको डेली पढ़ने हैं, डेली आपको 3 से 4 पेजेस पढ़ते जाना है, मतलब पहले की 3 पेजेस उसमें ऐड करके नेक्स्ट 3 पेजेस उसमें आपको ऐसे पढ़ते रहना है, ये आपको कंपलसरी करना ही है। उसके बाद आता है कि इस बुक से क्विक रिवीजन हो जाती है, जब आपका डिटेल में पूरा स्टडी हो जाएगा और एग्जाम के कुछ 3-4 महीने पहले आप रिवीजन करना स्टार्ट करोगे, तो इसमें मस्ट नो पोर्शन है जैसा कि मैंने कहा, तो इसमें से आपका तुरंत रिवीजन हो जाता है। इसमें कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू है, जैसे कि फर्स्ट 80 पेजेस में कंपेरेटिव स्टडी दिया गया है, उसके बाद हर एक टॉपिक वाइज, हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स मिलेंगे डिटेल में, तो इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाता है। उसके बाद उसमें बेसिक मॉडर्न के नोट्स भी दिए गए हैं, जो एकदम बेसिक है, मतलब मॉडर्न का पोर्शन ज़्यादा नहीं आता है, 8 to 9% या फिर 7% इतना आता है, वो एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसमें हर एक टॉपिक के मॉडर्न का जो पोर्शन है वो इसमें भी कवर किया गया है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें प्रीवियस एग्जाम पेपर्स दिए हैं बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ही पुराने पुराने पेपर, जब से एग्जाम स्टार्ट हुई थी तब से सारे पेपर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि आप जब प्रीवियस एग्जाम पेपर्स रेफर करते हो तो आपको एक ट्रेंड पता चल जाता है कि कौन से इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस किस पैटर्न के रहते हैं, या फिर किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो वो आपका हाइल्ड एरिया में वो टॉपिक चला जाएगा। तो ये प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स एमसीक्यूज आपको रेफर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको डेली करना है, थ्योरी के साथ साथ आपको एमसीक्यूज का भी प्रैक्टिस इसमें से करना है। अभी इस बुक के बारे में थोड़ी बहुत कुछ नेगेटिव चीज़ें आती है, जैसे फर्स्ट सबसे बड़ा इशू आता है कि ये बुक हैंडी नहीं है, मतलब बहुत मोटी बुक है, इसको आपको 4 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आप कर सकते हैं कि फर्स्ट 80 पेजेस जिसमें कंपेरेटिव स्टडी दिया गया है, तो उन 80 पेजेस को आप पहले अलग कर लो, उसको एक बाइंडिंग कर लो और हैंडी बना लो। सेकेंड आता है कि नोट्स का पोर्शन, जो टॉपिक वाइज नोट्स दिए हैं, सब्जेक्ट वाइज नोट्स दिए हैं, उसका एक पोर्शन, उसका बाइंडिंग बना के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो आता है कि एमसीक्यूज और प्रीवियस एग्जाम पेपर्स, उसको आप 1 या 2 पार्ट में डिवाइड करके उसको रख सकते हो, और इससे आपको क्या है कि आप अपने ग्रुप में सर्कुलेट कर सकते हो, और ग्रुप स्टडी के टाइम पे भी आपको ये बहुत अच्छा हैंडी बुक हो जाता है। दूसरा इसमें नेगेटिव पार्ट ये है कि इसमें कुछ मिस्टेक्स दिए हैं, इस बुक में प्रिंटिंग के टाइम पे कुछ मिस्टेक्स है, लेकिन अगर आप इसका लेटेस्ट इशू खरीदते हो या फिर रेफर करते हो तो उसमें फर्स्ट 2-3 पेजेस के अंदर ही आपको एक चार्ट मिलेगा जिसमें सारे जो मिस्टेक्स है उसके करेक्शंस दिए हैं, तो आपको पढ़ने से पहले ये करेक्शंस नोट डाउन करने हैं और बाद में ही आपको पढ़ना स्टार्ट करना है।
ठीक है। और जो प्रीवियस एग्जाम पेपर्स है, एमसीक्यूज है, उसकी जो आंसर की है उसमें भी कुछ मिस्टेक्स है, तो अच्छा होगा कि आप पढ़ाई करने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करो तो आपको करेक्ट आंसर वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट बुक आती है आयुर्वेद समुच्चय। ये डॉक्टर संजय पाटिल सर की बुक है, जो रिसेंट ईयर्स में पब्लिश हुई है, और इसको बेस्ट सेलिंग बुक का भी अवार्ड मिला है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बुक आप रेफर कर सकते हो। इसके हाइलाइट्स क्या है? फर्स्ट है, इसमें चिकित्सा योग कंपाइलेशन दिया है, मतलब हर एक रोग या फिर हर एक व्याधि के अनुसार चरक, सुश्रुत, वाग्भट या फिर अदर संहिता में उसके बारे में क्या क्या चिकित्सा योग आए हैं, वो सारे इसमें आपको एक ही टाइटल के अंदर मिल जाएंगे। इसका कंपैरेटिव उन्होंने कंपाइलेशन बनाया है। और सेकंड इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें न्यूमेरिकल्स वाइज जो है, नंबर वाइज जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बहुत अच्छा कंपाइलेशन है। मतलब एक नंबर से क्या क्या जो पॉइंट्स है वो आपके इसमें टॉपिक्स है वो इसमें दिए हैं। दो इस नंबर के ऊपर से जो टॉपिक है वो एक इसमें, ऐसे हर एक न्यूमेरिकल वाइज जो क्वेश्चंस आते हैं उसका स्टडी आपका यहाँ से बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि चिकित्सा कंपाइलेशन जो है, योग कंपाइलेशन, और ये न्यूमेरिकल्स, इसका आपको एक जेरोक्स या फिर फोटोकॉपी निकाल के आप जहाँ पे भी पढ़ते हो आपके वॉल पे एक आपने अगर लगा दिया तो आपका वो डेली रिविजन होते जाएगा। ये आपका एक ही साइड से होता है। उसके बाद इसमें लघुत्रयी और अदर संहिता जो है उसके भी नोट्स बहुत अच्छे से दिए हैं, क्योंकि आपको बृहत्रयी ही रेफर करना इज नॉट सफिशिएंट। आपको सारे संहिता जो है, निघंटूज है, लघुत्रयी है, टीका है, ये सारे संहिता का भी आपको नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको उस सारे संहिता के नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे कि ये मैंने कहा कि ये रिसेंट ईयर्स में पब्लिश हुआ है, तो इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के भी नोट्स इंक्लूड किए गए हैं। ये इसका एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। उसके बाद इसमें लेटेस्ट पेपर्स जो है वो भी करेक्ट आंसर की के साथ आपको मिल जाएंगे। और इस बुक का एक वेरी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें बहुत ही कम मिस्टेक्स है, तो आप अच्छे से इस बुक को रेफर कर सकते हो। उसके बाद थर्ड आता है ग्लोबल आयुर्वेद की ये बुक। इसके 2 वॉल्यूम्स है, और जैसे कि मैंने कहा कि डॉक्टर टवलारे सर और उनकी टीम के द्वारा ये पब्लिश किया गया बुक है। इसके हाइलाइट्स जो है वो है कि AIPGT का जो पैटर्न है उसके सिलेबस के थ्रू, मतलब उसका सिलेबस लेके, सिलेबस तो सेम ही है लेकिन वो पैटर्न के अनुसार ये बुक लिखी गई है। इसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी और संस्कृत के नोट्स मिलेंगे, क्योंकि संस्कृत के भी क्वेश्चंस आते हैं, व्याकरण के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रीवियस एग्जाम पेपर्स में, तो उसके भी आपको नोट्स और MCQs यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। इसमें संहिता वाइज कंपैरेटिव स्टडी दिया गया है, मतलब एक ही टॉपिक का अलग अलग संहिता में क्या उसके बारे में कहा गया है, इसका आपको कंपाइलेशन एक ही पेज पे मिल जाएगा। उसके बाद इसमें मॉडर्न के भी जो नोट्स है वो भी बहुत अच्छे से दिए हैं। इस बुक में आपको मैक्सिमम MCQs कवर होंगे, क्योंकि इसमें 24,000 MCQs दिए हैं हर एक सब्जेक्ट वाइज, और प्रीवियस पेपर्स और मॉक टेस्ट को टोटल करके इसमें 24,000 MCQs आपको मिल जाएंगे। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है, मतलब टॉपिक वाइज हो, सब्जेक्ट वाइज हो या फिर मॉक टेस्ट वाइज हो, आपकी MCQs की इसमें प्रैक्टिस हो जाती है। उसके बाद इसमें जो मेमोरी ट्रिक्स हम बोलते हैं, क्योंकि जो कोड्स रहते हैं, हाइलाइट्स रहते हैं, उसको भी मेंशन किया गया है कि किस चीज़ को कैसे याद किया जाए, मेमोरी ट्रिक्स किस चीज़ के बारे में क्या क्या है, तो वो भी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। ये बुक आपको अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है, और इसके 2 वॉल्यूम्स है, इसको आप रेफर कर सकते हो। इसके बाद आता है डिजिटल लर्निंग सोर्सेज। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहीं पे क्लासेस नहीं लगा पाते हो, या फिर बुक्स से भी आपको सफिशिएंट नहीं लग रहा है, तो आप जो डिजिटल यूट्यूब चैनल्स है या फिर ऐप्स है उनको भी आप रेफर कर सकते हो। जैसे फर्स्ट आता है कि आयुर्वेद ई लर्निंग ऐप। इसमें क्या है कि आपको आपके सीनियर्स ने भी बताया होगा कि MCQs की जो प्रैक्टिस है, MCQ सॉल्विंग की, ये बहुत अच्छे से हो जाती है इस ऐप से। इसमें आपको टॉपिक वाइज MCQs मिलेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज MCQs मिलेंगे, और मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो ये अच्छे से आपकी प्रैक्टिस MCQ सॉल्विंग की हो जाती है। उसके बाद आता है डॉक्टर संतोष मौर्य सर का मानस ऊर्जा ई आयुर्वेद। ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे सर ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं,
ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपकी कवर हो जाती है। तो अगर आप क्लासेस कहीं पे नहीं लगा पाते हो आपके नियर बाय एरियाज में, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद है श्री धन्वंतरी एकेडमी। सेम है कि ये भी यूट्यूब का चैनल है जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगे। और फोर्थ है उसमें आयुष स्कॉलर यूट्यूब चैनल, जिसमें जो पीजी स्टूडेंट्स है, जो रिसेंट ईयर्स में पीजी में जिन्होंने एडमिशन मिला है जिनको, उन स्टूडेंट्स के द्वारा ये चैनल रन किया जाता है। तो आपको उनके जो ट्रिक्स है, मतलब पढ़ाई कैसे करनी है, या फिर किस पार्ट को ज़्यादा वेटेज देना है, किस पार्ट को आपको डेली हाई डेली या किस में रखना है, रिवीजन का जो ट्रिक्स है, या फिर पेपर सॉल्विंग के जो टेक्निक्स है, वो भी आपको यहाँ से बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। तो आप इनको भी रेफर कर सकते हो अगर बुक का आपको सफिशिएंट नहीं लगता है तो। ओके, नेक्स्ट पोर्शन आता है कि हाउ शुड बी योर प्रोग्रेस। मतलब आपके पास सारे नोट्स है, आपके पास सारे बुक्स है, लेकिन आपको प्रोसीड कैसे करना है, आपको आपका स्केड्यूल कैसे रखना है, या फिर प्रिपरेशन में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है उसको ओवरकम कैसे करना है, ये हम इस पार्ट में देखेंगे। सबसे पहला आता है कि हार्ड वर्क। ये कंपलसरी है कि आपको पीजी एंट्रेंस अगर क्रैक करनी है, आपका अच्छा रैंक आना है, तो आपको हार्ड वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हार्ड वर्क इज़ नॉट सफिशिएंट जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करते। मतलब जो हाइल्ड एरियाज है या फिर जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ऐसे चीज़ों के ऊपर अगर आप हार्ड वर्क करते हो, तो वो हो जाता है आपका रियल स्मार्ट वर्क। तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क में क्या क्या आता है कि जैसे आप ट्रिक्स बनाते हो कि किस चीज़ को कैसे याद रखना है, उसको डेली डिस्कशन ग्रुप में आप रखते हो, आप आपका टॉपिक रखते हो, या फिर उसके ऊपर एमसीक्यूज आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, उसका आंसर कैसे निकालना है, ये ट्रिक्स आपके प्लान हुए रहते हैं। तो ये हो गया स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि आपके बेसिक कंसेप्ट जो है वो बहुत ही क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि कैसा है कि मस्ट नो पोर्शन में ही मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आपके बेसिक नोट्स भी हो जाते हैं, जो आप फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक पढ़ते हो, जो बेसिक संहिताज है, वो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे रहते हैं, तो आपका एक आध टॉपिक छूट भी जाता है तो आप उसमें से उस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको ऑप्शंस में से आंसर निकालना है आपका। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो आप कोई भी पैटर्न का अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाते हो। उसके बाद मेमोरी ट्रिक्स। अगर आप क्लासेस लगाते हो तो ये आपका बहुत क्लियर हो जाता है कि किस पार्ट को कैसे मेमोराइज करना है। ये वो लोग बहुत अच्छे से बताते हैं, जैसे पिक्टोरियल रहते हैं। जैसे हम लोग को पढ़ाया गया था कि जो व्याधि है, व्याधि के अनुसार चिकित्सा सूत्र, या फिर व्याधि के भेद, उसके दोष दुष्य, उसमें जो कुछ भी योग दिए हैं, उसके क्या बोलते हैं उसको, एक एक बेसिक उसका पिक्चर बना के अगर आप उसको लर्न करते हो, वो पिक्चर अगर आप रोज रोज देखते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लिक हो जाती है जब आपके सामने क्वेश्चन आता है। तो ये एक मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ऑडिटरी मेथड है। ये भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, जैसे खुद के ही नोट्स जो है वो रिकॉर्ड करके वो सुनते रहते हैं। तो ये भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। जैसे बहुत सारे क्लासेस में आपने सुना होगा कि सॉन्ग्स के ऊपर श्लोक रिकॉर्ड करके वो लोग सुनते हैं। तो आपको श्लोक लर्निंग में ये बहुत अच्छा एक मेथड है, ऑडिटरी मेथड। उसके बाद शॉर्ट नोट्स। बहुत लोगों को आदत होती है कि वो लोग शॉर्ट नोट्स निकालते हैं, मतलब एक टॉपिक पढ़ लिया, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है या फिर उसमें से जो आपको याद नहीं रहता, उसके शॉर्ट नोट्स निकाल के आप उसको डेली रिवीजन करते रहते हो। फोर्थ आता है कि हाईलाइटिंग। ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है। मतलब जब आप रिवीजन करोगे, आपका सारा पढ़ के हो गया, प्राइमरी एक दो बारी पढ़ के हो गया है, उसके बाद जब आप रिवीजन करते हो, तो फर्स्ट रिवीजन में आप जैसे जो आपको याद नहीं रहता है या फिर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन करते हो। सेकंड रिवीजन में उसमें से जो आपको याद नहीं रहता है, उसको आप किसी हाइलाइटर से आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। तो आपको जब एग्जाम से पहले उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो ये भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है ग्रुप डिस्कशन। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है किसी चीज़ को मेमोराइज़ करने के लिए। लेकिन ग्रुप डिस्कशन में एक बात आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं कि आप किसी के भी साथ डिस्कस करो। यू शुड डिस्कस
एनी टॉपिक विथ सिमिलर वेवलेंथ एंड पोटेंशियल पीपल, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है वहाँ पे, या फिर किसी और डायरेक्शन में वो डिस्कशन नहीं जाना चाहिए, इसका आपको ख्याल रखना है। तो एक हेल्दी ग्रुप डिस्कशन आप बहुत अच्छे से इसमें कर सकते हो। उसके बाद यू शुड डेवलप हैबिट ऑफ एनालाइजिंग ट्रेंड्स ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, मतलब क्या किस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, या फिर किस टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, मतलब किसी योग का अगर अनुपान पूछ लिया जाता है या फिर उसके कंटेंट पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो ट्रेंड है, जब आप प्रीवियस पेपर्स सॉल्व करते जाते हो, उसको रेफर करते जाते हो, तब आपके ये ध्यान में आता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहते हो। तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है यू शुड हैव बैलेंस स्टडी। तो आपको थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज डेली, आपका जो स्केड्यूल है इसमें थ्योरेटिकल पार्ट अगर आप 6-7 घंटे पढ़ते हो, तो आपको 1 या 2 घंटे एमसीक्यूज को भी देना है। ऐसा नहीं कि आप थ्योरेटिकल पढ़ते जा रहे हो और एमसीक्यू सॉल्विंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। इसमें आपको फाइनल एग्जाम में बहुत दिक्कत जाती है, क्योंकि एमसीक्यू जब दिए हैं तो 4 ऑप्शन में से उसका करेक्ट ऑप्शन निकालना, ये भी एक ट्रिक है। ऐसा कई बार होता है कि आपको 2 या 3 ऑप्शन सिमिलर लगते हैं कि इसमें से कौन सा होना चाहिए, आपको कंफ्यूजन होता है। तो जब आप एमसीक्यू मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तभी आपको ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। स्टार्टिंग में जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो, तो आप थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, एमसीक्यूज को आपका टाइम जो है वो थोड़ा कम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आपका थ्योरेटिकल पोर्शन सारा कवर हो जाता है, तो आपका रिवीजन और एमसीक्यूज के लिए ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ता है। ये आपका अपने आप आ जाता है फ्लो में, ठीक है। तो उसके बाद ये कुछ हाइड एरियाज है, मतलब ये जो पोर्शन है वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सारा सिलेबस है इसमें से आप यही पढ़ो, आपको पूरा सिलेबस कवर करना ही है, लेकिन इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। जैसे चरक संहिता का है सूत्र स्थान, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस चरक संहिता का जो पोर्शन है उसमें से सूत्र स्थान पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको सूत्र स्थान कंप्लीट करना ही है। उसकी रिवीजन बहुत बारी आपको करनी पड़ती है। सॉरी। उसके बाद आता है चिकित्सा स्थान। चिकित्सा स्थान के मेनली आपको जो योग है, चिकित्सा रोगाधिकार जो बताए गए हैं, या फिर योग है अलग अलग व्याधि वाइज, ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, उसके टाइप्स और उसके योग। तो एक मेथड आप इसमें यूज़ कर सकते हो, जैसे आपकी चरक संहिता है, तो चरक संहिता का जो इंडेक्स है, जिससे हम लोग करते थे कि इंडेक्स का जेरोक्स निकाल के उसको आपको उसमें आपको एट ए ग्लांस मिल जाएगा, मतलब ये व्याधि के हेडिंग के अंडर आपको उसके टाइप्स भी मिल जाते हैं, वहीं पे उसके नाम भी मिल जाते हैं, टाइप्स के नाम कौन कौन से हैं, और उसके चिकित्सा योग भी मिल जाते हैं। तो एट ए ग्लांस के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हो। उसके बाद है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता का सूत्र स्थान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और शारीर स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। शारीर स्थान के जितने भी क्वेश्चंस है वो सुश्रुत का शारीर स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके कंपैरिजन आप चरक और वाग्भट पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सूत्र स्थान का जो फर्स्ट 21 चैप्टर्स है वो शल्य तंत्र का जो बेसिक है थ्योरेटिकल पार्ट, उसका उसमें कवर किया गया है, तो ये आपको कंपलसरी पढ़ना ही है। उसके बाद आता है पंचकर्म का पार्ट। पंचकर्म में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे चरक कल्पस्थान से आते हैं, तो न्यूमेरिकल वाइज आते हैं, मतलब कल्पस्थान में वामक योग कितने बताए हैं, वामक द्रव्य कितने बताए हैं, विरेचक द्रव्य कितने बताए हैं। तो ये नंबर का जो है वो कल्पस्थान से आता है पोर्शन। और जो सिद्धि स्थान है पंचकर्म के रिलेटेड, तो सिद्धि स्थान में भी मतलब नंबर वाइज प्लस उसके लक्षण वाइज, मतलब वमन के व्यापक कितने हैं, विरेचन के व्यापक कितने हैं, ये आपको न्यूमेरिकल वाइज याद रखना है। और ये व्यापक कौन से है, ये आपको उसके लक्षण भी याद रखना है। बहुत बारी बस्ती के इसमें ये कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि बस्ती दाता व्यापक, बस्ती पुटक व्यापक, बस्ती नेत्र व्यापक, तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको एक टेबल बना के उसको याद रखना है, या फिर आप श्लोक भी उसके लर्न कर सकते हो। शालाक्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है सुश्रुत का जो पार्ट है शालाक्य का, वो आपको मस्ट नो में आता है। उसके कंपैरेटिव आप वाग्भट का बाद में पढ़ सकते हो, लेकिन पहले आपका सुश्रुत का पोर्शन शालाक्य से रिलेटेड वो क्लियर होना चाहिए। शालाक्य का मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों पार्ट पूछा जाता है। उसके बाद कौमार वृत्ति और प्रसूति तंत्र, उसका थ्योरेटिकल प्लस काश्यप संहिता, दोनों पार्ट आपको क्लियर करने हैं।
और रसशास्त्र और द्रव्य गुण का जो है वो आपको डेली पढ़ना है, मतलब डेली 3 ड्रग आप ले सकते हो, 3 या 4 ड्रग आप डेली उसके बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हो, लेकिन ये आपको रोज पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ही वोलाटाइल सब्जेक्ट्स है। ये अगर आप छोड़ देते हो बीच में तो अगर आप इसकी रिवीजन नहीं करते हो तो वो लॉस हो जाता है, तो इसलिए आपको ये डेली पढ़ना है। फिर आता है कि स्टडी ड्यूरेशन, आपको कितने घंटे पढ़ना है ये आपका हर किसी का पर्सनल डिफरेंट स्केड्यूल रहता है, क्योंकि यू शुड नो योर लिमिट। आपकी लिमिट कितनी है जिसमें आप आपका पूरा फोकस स्टडी के ऊपर लगा सकते हो, वो आपका इंडिविजुअल अलग अलग होता है। तो किसी का 10 घंटे होता है, किसी का 6 घंटे होता है, तो आप आपके कैपेसिटी के ऊपर से आपका स्केड्यूल बना सकते हो। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप जो भी आपका स्केड्यूल बनाओगे, तो अगर आप 8 घंटे का स्केड्यूल बनाते हो तो उसमें क्वालिटेटिव एफर्ट्स ज़्यादा होने चाहिए, नॉट क्वांटिटेटिव। ऐसा नहीं कि 10 घंटे पढ़ लिया और हुआ कुछ नहीं, मतलब क्लियर कुछ नहीं हुए कंसेप्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 6 घंटे पढ़ो लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो, आपका पूरा फोकस उस पर रहना चाहिए। अगर आप डेली का बात करते हो तो डेली आप जब पढ़ते हो तो 3 या 4 सब्जेक्ट को डिवाइड करके आप पढ़ सकते हो, उसमें से भी आप 45 मिनट्स कंटिन्यूस पढ़ के 15 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मल फिनोमेना है कि 45 मिनट्स आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा स्मॉल ब्रेक की ज़रूरत रहती ही है। लेकिन ये जो ब्रेक है आपका 15 मिनट्स का, इस डिजिटल गैजेट्स है या फिर कोई भी जो डिस्ट्रैक्टिव चीज़ें हैं उससे दूर रहना है। 15 मिनट्स में आप वॉकिंग कर सकते हो या फिर आप कुछ फूड या फिर वॉशरूम के लिए ये टाइम यूज़ कर सकते हो या फिर आप नैप ले सकते हो, लेकिन इसमें आपको डिस्ट्रैक्टिव चीज़ें नहीं करनी है जिसके जिसके ऊपर आपका फोकस हट जाए। आपको वो ऑरा मेंटेन करना है, जो आपने 45 मिनट्स पढ़ा है उसके बाद भी आपको कंटिन्यू करना है, वो ऑरा आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो आपका डेली शेड्यूल जो है वो आप बना लेते हो, उसमें आप डूज एंड डोंट्स क्या आपको याद रखना है या फिर क्या आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ें हैं। जैसे डूज में आता है कि आपको डेली रिवीजन करना है, ऐसा नहीं कि आप एक टॉपिक ले रहे हो और जहाँ तक आपका कल खत्म हुआ था उसके आगे का आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, ऐसा नहीं करना है। आज तक आपका जितना हुआ है उसका पहले रिवीजन करके फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आज से स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज टाइम डिवाइड करना है कि हर रोज़ मेरे 3 से 4 टॉपिक ये होने चाहिए और उसको मैं कितना टाइम देता हूँ। ये आपका रोज़ का जो शेड्यूल है वो टाइम टेबल बना हुआ रहना चाहिए और उसको आपको फॉलो भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको आपको फॉलो भी करना है। उसके बाद आता है कि यू शुड बी ऑनेस्ट विथ योर वर्क, क्योंकि किसी को दिखाने के लिए आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पीजी की सीट मिलेगी, ऑब्वियस है। किसी को दिखाने के लिए कि मैं कितना पढ़ाई कर रहा हूँ, ये चीज़ें इसमें नहीं आनी चाहिए। तो यू शुड बी ऑनेस्ट विथ योर वर्क। आप 6 घंटा पढ़ाई करो लेकिन अच्छे से करो जिससे आपका फ़ायदा हो, फिर आपके कंसेप्ट क्लियर हो। फिर उसके बाद आता है हेल्दी डिस्कशन। जैसे मैंने पहले के स्लाइड्स में कहा था कि ग्रुप डिस्कशन बहुत ही इफेक्टिव रहता है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में आउट ऑफ द ट्रैक चीज़ें डिस्कस नहीं होनी चाहिए। यू शुड हैव हेल्दी डिस्कशन विथ योर ग्रुप पार्टिसिपेंट्स। तो इसमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी को किसी के सामने अपनी बड़ाई करने के लिए या फिर किसी को कम दिखाने के लिए कि आपको कितना आता है, इसका ये प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। आपको सिमिलर वेवलेंथ के लोगों के साथ एक टॉपिक को डिवाइड करके आप उसमें डिस्कशन कर सकते हो। उसके बाद आता है परसिस्टेंसी। आपको एक साल है आज से लेके अगर आप लेते हो तो नेक्स्ट ईयर आपको एग्ज़ाम देनी है, तो आपको थ्रू आउट द ईयर वो परसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, वो कंसिस्टेंट आप रहने चाहिए। कि अगर आपने आज पढ़ाई स्टार्ट की है तो ऐसा नहीं हो कि 3-4 महीने आपने अच्छे से पढ़ लिया उसके बाद बस हो गया और आपने 2-3 महीने ब्रेक ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉश आउट हो जाता है, बहुत ही वोलाटाइल है ये। तो आपको परसिस्टेंसी उसमें मेंटेन करनी पड़ती है। उसके बाद डोंट्स में आता है कि आपको क्या चीज़ों से दूर रहना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले आता है डिस्ट्रैक्शंस, जैसे मोबाइल में ऐप्स है या फिर गेमिंग है, तो इससे आपको अलग रहना है। किसी के साथ आपको कंपैरिजन नहीं करना है। जब आप क्लासेस लगाते हो तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो लोग 2-3 साल से क्लासेस लगा रहे हैं या फिर जो लोग रिपीट कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी बहुत सारा पोर्शन कवर हो चुका है, उनकी स्टडी हो चुकी
है, सिर्फ वो लोग रिवीजन करते हैं। तो क्लासेस में जब भी आपका डिस्कशन होता है तो उनको फटक से वो चीज़ का आंसर आ जाता है। तो आपको ये कंपेयर नहीं करने की यार उसको आ रहा है और मुझे क्यों नहीं आ रहा है, मेरा कहाँ पे कम हो रहा है, ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल आपका स्टडी होना चाहिए, लेकिन परसिस्टेंसी अगर आपकी है तो एग्जाम के टाइम पे आपको बिल्कुल पक्का वो याद आना ही है। इसलिए आप कंपैरिजन करके अपना फोकस उससे हटाना नहीं है। डोंट फॉलो एंड फोकस ऑन अदर्स। किसी का अगर स्केड्यूल ये है तो मैं उसको ही फॉलो करता हूँ, या फिर किसी सीनियर ने मुझे बताया तो उसको ही फॉलो करना है, नहीं। आपकी कंडीशंस अलग है, आपकी ड्यूटीज अलग है, आपका जो डेली स्केड्यूल है वो अलग है, तो आपको खुद का टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करना है। प्लस ये भी आता है कि किसी का कोई सब्जेक्ट पहले से बहुत अच्छा रहता है तो वो बोलते हैं कि उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, आप इस सब्जेक्ट पे फोकस करो। ऐसा नहीं है, आपके कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे हैं तो उस शेड्यूल बनना चाहिए। आपको कहीं पे भी ये चीज़ें लगती है कि आप एंशियस हो रहे हैं या फिर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो उसको ओवरकम करना बहुत ही ज़रूरी है। किसी को भी आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो या फिर किसी के साथ डिस्कस कर सकते हो, सीनियर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, तो इसको आप ओवरकम कर सकते हो। तो ये चीज़ें ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कि ओवर कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं कि जब आप डिस्कशन करते हो तो आप जल्दी-जल्दी चीज़ें आती रहती है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाके उस सब्जेक्ट को थोड़ा कम वैल्यू देते हो या फिर उस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हो। तो एग्ज़ाम के टाइम पे ये आपको थोड़ा दिक्कत जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस ना ही हो तो बेटर है। कॉन्फिडेंट होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। ये एक चीज़ जो है वो हर किसी के साथ होती है, लेकिन उसको अवॉइड करें यही बेहतर होगा। कि डे ड्रीमिंग जो है कि आप पढ़ाई करते टाइम पे ही अगर सोच लेते हो कि आपको गवर्नमेंट सीट आराम से मिल जाएगी, फिर स्टाइपेंड होगा, फिर आप जितने भी आपके शौक है वो सारे आप उसमें फुलफिल कर पाएंगे, आपके ड्रीम्स फुलफिल कर पाएंगे। इससे क्या होता है कि जो चीज़ आपको बाद में मिलनी है वो तो मिलेगी ही, लेकिन आपका वहाँ पे उस टाइम पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो यू शुड स्टॉप डे ड्रीमिंग एंड यू शुड बिलीव इन योर एक्शंस। नेवर प्ले ब्लेम गेम्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कंडीशन के ऊपर आप ब्लेम करो कि यार इस कंडीशन की वजह से मेरा आज का रिवीजन नहीं हो पाया, या फिर इसकी वजह से मेरा एमसीक्यूज में या फिर मॉक टेस्ट में अच्छा रिजल्ट नहीं आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर योर एक्शन। आपने अगर एफर्ट्स लिए हैं तो आपको रिजल्ट मिलना ही है। तो डिपेंड करता है कि आपके एफर्ट्स कैसे हैं। अगर आप ऑनेस्टली एफर्ट्स लेते हो तो आपको उसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो बी अकाउंटेबल फॉर योर रिजल्ट्स, टेक ओनरशिप फॉर योर मिस्टेक। आपकी जो मिस्टेक्स हुए हैं उसका आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। स्ट्रेस फैक्टर जो है वो एक चीज़ है जो आपको इस एक साल में ज़रूर आएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेस बिल्कुल ही नहीं है। जो जैसा आएगा पेपर देखा जाएगा, हम बस पढ़ाई करेंगे, लास्ट के 4 मंथ्स में कर लेंगे, अभी स्ट्रेस नहीं लेते, अभी जैसा हो रहा है वैसा कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। एक हेल्दी स्ट्रेस आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि आपके पास कितना टाइम बचा है स्टडी करने के लिए, इसके बीच में आपके क्या क्या अदर वर्क्स है जो हर्डल्स बन सकते हैं, तो उसके साथ आपको पढ़ाई करनी है। तो स्ट्रेस थोड़ा जो है, स्ट्रेस होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत ही स्ट्रेस लेके आपकी पढ़ाई ही नहीं हो रही है या फिर आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। ऐसा स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। तो यू शुड हैव हेल्दी स्ट्रेस। तो हेल्दी स्ट्रेस मेंटेन करने के लिए ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे आपको डेली वर्कआउट करना है, आप कोई भी प्राणायाम या फिर आसन या फिर सूर्य नमस्कार डेली आप 30 मिनट्स 45 मिनट्स भी आप इसको कर लो तो ये सफिशिएंट हो जाता है। इससे क्या है कि आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों आप बैलेंस रख सकते हो। बहुत बारी फिजिकल हेल्थ का जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर आपके ये इस एक साल में अगर आपको कुछ मेजर इलनेस हो जाता है तो आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, आपकी लिंक उसमें ब्रेक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें ना हो इसलिए आपका हेल्थ बैलेंस रखना या फिर आप हेल्दी रहना मेंटली और फिजिकली दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आते हैं स्लीप पैटर्न। बहुत बार ऐसे बहुत लोगों को आदत रहती है कि पूरी
नाइट में जाकर नाइट निकाल कर वो पढ़ाई कर लेते हैं और दूसरे दिन टेस्ट देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम से एक या फिर टेस्ट से एक दिन पहले पूरी नाइट में आप 18 या 20 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हो। इसलिए आपको कंसिस्टेंटली डेली अगर आप एफर्ट्स लेते हो वो तो बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे हमारे जो टीचर्स थे वो हम लोग को बताया करते थे कि रात को आप 10:30 या 11 बजे मैक्सिमम 10:30 या 11 बजे अगर आप फिनिश कर लेते हो और 11 बजे से आप सुबह 5 बजे तक की अगर आपकी एक साउंड स्लीप हो जाती है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल पीस, योर फोकस एंड योर फिजिकल हेल्थ। तो आपको नाइट स्लीप बिल्कुल ही अवॉइड नहीं करनी है। आप दिन में आप पूरा आपका पोर्शन कवर कर लो और नाइट में साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी रहती है। यू शुड ईट वेल एंड ईट हेल्दी, क्योंकि हेल्थ फैक्टर जैसे मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपका ईटिंग पैटर्न जो है वो बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। डेली आपका खाने के लिए मतलब हैव टू हैव अ मील, आपका जो डेली स्केड्यूल है इसमें से आपका 1 घंटा तो भी रहना ही चाहिए। इसमें आपको अच्छे से जो फूड है वो इंटेक करना है। उसके बाद आता है कि गेट ऑर्गेनाइज। ऐसा नहीं है कि ये भी रेफर कर रहे हैं वो भी रेफर कर रहे हैं, इसके भी नोट से उसके भी नोट से सारा एक साथ लेके फिर आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि किस में से पढ़ा जाए, मतलब कौन सी अच्छी है, किसको रेफर किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सॉरी फॉर इंटरप्शन अगेन। जैसे हम बात कर रहे थे कि यू शुड गेट ऑर्गेनाइज्ड विद योर नोट्स, और आपका जो कुछ भी स्टडी मटेरियल है उसको आपको वेल ऑर्गेनाइज करना है, जिससे कि आपका ये फोकस रहे कि ये वाला पोर्शन या फिर ये वाला सब्जेक्ट मेरे को कौन से नोट से पढ़ना है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है कि जैसे मैंने कहा मेंटल और फिजिकल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि यू शुड बी ओपन विथ समवन। तो आपको डेली 10 मिनट या फिर 15 मिनट किसी के साथ बात करो, किसी के साथ हेल्दी डिस्कशन करो, या फिर आपके जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं उसको डिस्कस करो कि आपकी पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों आपका स्केड्यूल जो है वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो डेली स्केड्यूल। तो किसी के साथ बात करने से उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकल जाता है और आपका माइंड जो है वो स्ट्रेस भी हो जाता है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि यू शुड टॉक टू योर डियर वंस। उसके बाद आता है कि एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, यू शुड एंजॉय योर सेल्फ। क्योंकि फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी मिस हो जाती है, क्योंकि हम बहुत बार एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है पढ़ाई करते हैं, तो या फिर थियोरेटिकल ओरिएंटेड हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें जो है जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो, एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हो, तो आपको हर एक छोटी-छोटी चीज़ें, मतलब संहिता है, उसकी टीकाएँ है या फिर उसके अदर संहिता जो है, हर एक सब्जेक्ट के जो छोटे-छोटे पॉइंट्स भी आपके क्लियर होते जाते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेते हो तो आपको ये सेटिस्फेक्शन हमेशा रहेगा कि आपने जो 4 साल में आप जो चीज़ें मिस कर गए वो आप ये 1 साल में उसको कवर कर पाते हो। तो यू शुड एन्जॉय दिस लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट आता है, ये सारी चीज़ें हो गई टिप्स एंड ट्रिक्स की कैसे पढ़ाई करना है, मतलब एग्जाम तक आपको किस वे से जाना है, ये 1 साल में आपको कैसे कैसे आपका प्रोग्रेस करना है। उसके बाद जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। वहाँ पे आपका थियोरेटिकल जो पोर्शन है उसको आपको एमसीक्यूज के रूप में सॉल्व करना है। तो एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए कुछ टेक्निक्स रहती है। जब आप एग्जाम देते हो, एंट्रेंस टेस्ट के हॉल में आप रहते हो, तब सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। आपके पास जैसे मैंने पहले ही बताया कि 100 क्वेश्चंस है और 90 मिनट्स है, तो 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। जैसे हमारे टीचर्स ने हम लोग को एक ट्रिक बताई थी कि आप 3 राउंड्स में उसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे आपके पास 90 मिनट्स है तो 30 मिनट्स, 30 मिनट्स और 30 मिनट्स के आप 3 राउंड अटेम्प्ट कर सकते हो। फर्स्ट राउंड में आपको जो क्वेश्चन देखते बराबर और उसके ऑप्शंस देखते बराबर अगर क्लिक हो जाता है कि ये इसका आंसर है, तो ये आपको वैसे क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व करते जाना है। सेकेंड राउंड जब आप अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, मतलब आपका 100 क्वेश्चंस का एक राउंड हो गया, जिसमें से फॉर एग्जांपल आपको 40 क्वेश्चंस आ गए, फॉर एग्जांपल
40 क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो आपको देखते बराबर आ गए। सेकंड जो 30 मिनट्स है उसमें क्या होता है कि आप थोड़े से स्टेबल हो जाते हो, मतलब मेंटली आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हो उस एनवायरनमेंट के साथ, और आपका सोचना जो है, थिंकिंग प्रोसेस जो है, वो उस वक्त काम करना स्टार्ट करता है आपका ब्रेन। तो जो ट्रिक्स और जो टिप्स थी जिसको आपने मेमोरी कोर्स के हिसाब से जिसको याद किया था हर एक सब्जेक्ट को, तो वो आपको याद आनी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट 30 मिनट्स में आप फिर से एक राउंड लोगे, फिर से वो क्वेश्चंस पढ़ोगे जिसका आपको आंसर नहीं आया था, तो आपको बहुत सारे जो आपके टिप्स है वो याद होना स्टार्ट हो जाते हैं और आप उसमें से आंसर निकाल सकते हो। ऐसा करते करते अगर आप 60 या फिर 80 तक 70 तक अगर आप पहुंच सकते हो, तो लास्ट के जो 10 या 12 क्वेश्चन है जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो लास्ट के 30 मिनट्स में आप हर एक मेथड यूज करके ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका हो सकता है, ऐसे आप उसको निकाल सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ें करते वक्त आपको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। तो आपको ये अटेम्प्ट नहीं लेना है कि आप सारे 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ऐसा नहीं है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसके ऊपर से जो निगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी कम हो जाए और आपका स्कोर अच्छा आ जाए। उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन, जैसे मैंने कहा कि आफ्टर 30 मिनट्स यू गेट सेटल डाउन इन दैट एनवायरनमेंट, तो आपको जो आपने पढ़ाई की है वो आपको याद आना शुरू हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें याद करके, किस टॉपिक को आपने कैसे याद किया था, वो सारी चीज़ें याद करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मेंटल स्टेबिलिटी। आपको मेंटली वहाँ पे थोड़ा पीसफुल रहना है। आपकी साइड में जो कुछ भी चीज़ें होती है उसको आप निगलेक्ट करके आपका पूरा फोकस जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि कैसा है कि इस 90 मिनट्स में अगर आप थोड़े से भी डिस्टर्ब हो जाते हो या फिर डिप्रेस हो जाते हो कि आपको आ ही नहीं रहा है, आपका साइड वाला बंदा जो है वो फटाफट से टिक करते जा रहा है या फिर सॉल्व करते जा रहा है, ही इज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, तो उसको देख के या फिर किसी को भी देख के आपको डिप्रेस नहीं होना है। आपको जो आता है आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर फोकस करो और उसको मैक्सिमम सॉल्व करने की, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई कि आपको प्लान कैसे करना है, मतलब एग्ज़ाम के लिए आपको प्लान कैसे करना है। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद भी जो कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे आपको फॉर्म भरना पड़ता है कि आपके कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, राउंड्स के थ्रू जाना है, ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन भरनी है, ये सारी चीज़ों की भी इंफॉर्मेशन आपको पहले से होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो तो यू शुड नो कि इंडिया में कितने कॉलेजेस है, उसमें से जैसे 4 कॉलेजेस जो है वो नेशनल कॉलेजेस है, BHU, जामनगर, जयपुर और एम्स। तो ये 4 कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपका रैंकिंग कहाँ तक आना चाहिए मतलब आपका स्कोर जो है वो भले ही अच्छा हो लेकिन आपका रैंकिंग कितना है, उसके ऊपर इन कॉलेजेस में एडमिशन जो है वो डिसाइड होती है। तो इन कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस क्या है या फिर वहाँ पे कौन से सब्जेक्ट का स्कोप ज़्यादा है, वहाँ पे स्टाइपेंड कितनी है, एडमिशन फीस कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो कॉलेज कहाँ पे है एग्जैक्टली, उसका लोकेशन कहाँ पे, वो आपको फिजिबल है या नहीं है, ये चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से ही निकाल के रखो आपके सीनियर से या फिर आपके टीचर्स से। ऑनलाइन भी देखो, वहाँ पे जो लोग पढ़ रहे हैं उनका ओपिनियन लो कि वहाँ पे वर्थ है या नहीं है। उसके बाद जैसे स्टेट कॉलेजेस आते हैं, तो अपने महाराष्ट्र में 4 कॉलेजेस है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है। उसके बाद मतलब सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है और प्राइवेट कॉलेजेस है। इन कॉलेजेस का आप सबसे पहले तो ये जान लो कि वहाँ पे सीट्स कितनी है, कौन से कॉलेज में, और उनका कट ऑफ कितना है। उसके बाद उन कॉलेजेस में स्टाइपेंड है या नहीं है, फीस कितनी है, आपको वो फिजिबल है या नहीं है। अगर आपको फिजिबल नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस, तो एटलीस्ट आपको सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट की सीट मिलती है तो बहुत ही अच्छा है। वहाँ तक आपको कितना एफर्ट्स लेना पड़ेगा वहाँ तक रैंक आने के लिए। तो अगर आप साथ साथ में ये चीज़ ध्यान में रखते हो और आपका एक गोल रखते हो कि मेरे को ये कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो मेरा रैंकिंग ये आना, इतना आना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर लेते हो फ्रॉम डे 1। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से
पता करना ज़रूरी है। उसके बाद डिज़ायर्ड सब्जेक्ट, आपको कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन चाहिए ये आपका क्लियर होना चाहिए। आपके पास एक शॉर्ट लिस्ट होनी चाहिए कि ये 3-4 सब्जेक्ट है जिसमें से मेरे को कोई भी एक सब्जेक्ट मिलना ही है। अगर आप इस तरीके से या फिर इस गोल को लेके अगर आप फोकस करते हो या फिर प्रिपेयर करते हो, तो आपको पता होगा कि हर एक सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है वो डिफरेंट रहता है। मतलब अगर आप क्लिनिकल सब्जेक्ट चाहिए आपको, तो उसका कट ऑफ ऑब्वियस है कि हाईएस्ट रहेगा उस कॉलेज में। तो क्लिनिकल के लिए आपको थोड़ा-सा ज़्यादा स्कोर चाहिए होता है। अगर नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है, तो आपको स्कोर कुछ भी रहा तो चल जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको पता है कि आपका कट ऑफ कहाँ तक आना चाहिए, आपकी रैंक कहाँ तक आनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें पहले से ही दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद होता है कि बैकअप प्लान। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको फेलियर आ जाता है या फिर आपको जितना स्कोर चाहिए था उतना नहीं हो पाता है, तो आपका बैकअप प्लान एक हमेशा रेडी होना चाहिए कि अगर आपको गवर्नमेंट की सीट नहीं मिलती है तो क्या आप जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है या फिर प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें आप एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे, या फिर आप सेकंड चांस लेंगे, या फिर अगर आपको डिजायर्ड सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आपको ऐसे कौन से दूसरे सब्जेक्ट्स है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो या फिर उसमें आप पीजी कर सकते हो। तो आपका बैकअप प्लान जो है वो हमेशा रेडी रहना चाहिए। अगर आपको पीजी में एडमिशन नहीं मिलता है उस अटेम्प्ट में, तो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, ये आपका प्लान रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट होता है कि स्कोप आफ्टर एंड ड्यूरिंग पीजी। मतलब पीजी में एडमिशन हो गया तो उसके बाद क्या, या फिर ड्यूरिंग पीजी आपका प्रोग्रेस जो है आपका कैसे होता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप जब भी पीजी करते हो, ड्यूरिंग पीजी आप बहुत सारे एरियाज पे फोकस कर सकते हो। जैसे रिसर्च का एरिया है, आपको पता होगा कि आप अपने आयुर्वेद में रिसर्च का जो पोर्शन है वो बहुत ही लैक है। आपको एविडेंस बेस्ड जो रिसर्च होता है वो बहुत ही ज़रूरी है, मतलब नीड ऑफ द आवर है। तो आप उसमें फोकस कर सकते हो। आपका जो सब्जेक्ट है जिसमें आप पीजी कर रहे हो उसका आप स्पेशलाइजेशन उसमें ले सकते हो। जैसे कोई भी एक डिसीज पे आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। जैसे अभी डायबिटोलॉजिस्ट रहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट रहते हैं, तो उस तरीके से आप आयुर्वेद में खुद को डेवलप कर सकते हो। उसके बाद एक और चीज़ आती है कि जब आप पीजी करते हो तो अगर आपका फ्यूचर प्लान है कि आपको एकेडमिक्स में जाना है, तो ड्यूरिंग पीजी आपका बहुत सारे व्यूज जो है वो आपको क्लियर हो जाते हैं। आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे लेक्चर्स कैसे लेना, एग्जाम्स कैसे कंडक्ट करना, एग्जाम पेपर्स कैसे लेना, स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त कौन सी टेक्निक्स यूज़ करना, स्टूडेंट्स के साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग पीजी आपकी बहुत अच्छे से आपकी प्रोग्रेस होती है। इसमें आप खुद को उस तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो। उसके बाद आप जब पीजी करते हो तो आप बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हो या फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड करते हो। तो आप वहाँ पे जो बड़े-बड़े लोग हैं आयुर्वेद से रिलेटेड, बड़े प्रैक्टिशनर्स है या फिर रिसर्चर्स है, उनके साथ आपकी जो प्रॉब्लम्स है या फिर आपके जो व्यूज़ है वो आप डिस्कस कर सकते हो। उसको आप एक अलग ओरिएंटेशन आपको मिलता है कि और क्या आप नया कर सकते हो। तो इन सारे लोगों के कांटेक्ट में आने से आपकी व्यूज और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं और आपका बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है। आफ्टर पीजी जो है, अगर जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में कहा था कि योर पर्पस शुड बी क्लियर कि आपको पीजी क्यों करना है। तो पीजी होने के बाद ये जो आपका पर्पस है उसमें आपको एक अलग डायरेक्शन मिलता है। मतलब जैसे आप प्रैक्टिस करते हो तो पीजी के टाइम पे आप जिसमें स्पेशलाइजेशन लेते हो या फिर जिस डिसीज या फिर जिस पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो, तो उसमें आपको एक वे या फिर एक डायरेक्शन मिलता है कि आप इसको अपने प्रैक्टिस में कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है तो मैंने बताया कि पीजी के टाइम पे आपका बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है, तो एकेडमिक में आप बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हो। तो पीजी होने के बाद जो आपके करियर प्लान्स है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बहुत सारे ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें उनको एमडी स्टूडेंट्स चाहिए। मतलब बीएमएस प्लेन बीएमएस वहाँ पे नहीं चलते, उनको एमडी स्टूडेंट्स ही चाहिए। तो ये भी करियर ऑप्शंस आपके क्लियर हो जाते हैं कि आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से आप जुड़ सकते हो। जैसे अगर आप रसशास्त्र या फिर द्रव्य गुण लेते हो
तो बहुत सारी फार्मा कंपनीज है जहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो, या फिर वहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के तौर पे भी आप काम कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। तो बहुत सारे स्कोप है जिसको आप पीजी के बाद भी आपके लिए ओपन होते हैं। नेक्स्ट ये जो चीज़ है, जैसे हमने फर्स्ट ईयर से पढ़ा कि फर्स्ट ईयर हो गया, फिर फाइनल ईयर हो गया, फिर उसके बाद आपको डिग्री मिल गई, तो अभी आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, आपको कहाँ तक आपका फोकस डालना है। तो ये एक जिसको कोई एंड नहीं है, नॉट एंडिंग, ऐसे एक रेस है जिसको आपको आपके पूरे लाइफ में, अगर आपने मेडिकल प्रोफेशन में एडमिशन ली है तो आपको ये मैराथन एंड तक आपको रन करनी ही पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप एक शॉर्ट रेस लेके, जैसे बीएमएस हो गया बस खत्म हो गया, इसके बाद कुछ नहीं है, पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ड्यूरिंग पीजीबी आपको पढ़ाई करनी ही है। आफ्टर पीजीबी प्रैक्टिस में आपको हर एक नया चैलेंज आता है, नए नए केसेस आते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको पढ़ाई करनी ही पड़ती है। तो बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, आपको इस मैराथन के लिए आपकी एनर्जी, आपका माइंड, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन रखनी ही है, और इसके लिए प्रिपेयर रहना है। सो आई जस्ट होप कि ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं यूज़फुल होगी, आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा जब आप प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई कि प्रिपेयर कैसे करना है, क्या करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर काइंड लिसनिंग। थैंक यू।